ओके, हेलो एवरीवन। इकोनॉमिक्स का लास्ट लेक्चर है दोस्त। आज कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक्स में। सो दिस इज़ आवर बुक, जो तरकश है उसकी सॉफ्ट कॉपी इनिशियल वर्जन्स है। हो सकता है आपके पास जो आया हो या पहुंचेगा कुछ दिनों में। देर माइट बी फ्यू चेंजेस एज वेल, बट हैविंग सेड दैट लेट अस स्टार्ट एंड सी। कुछ 15-20 सवाल लेंगे दोस्त, जो इम्पोर्टेंट सवाल हमें लगते हैं, जो स्टैटिक पोर्शन से रिलेटेड है। करंट अफेयर्स वाला मैं नहीं लूँगा, क्योंकि करंट अफेयर्स तो यार बीत चुका है ना, जो पिछला बार आया है। सो लेट अस, मैंने सर्कल्स कर रखे हैं यार। आई हैव अभी गिवन हाफ एन आवर 45 मिनट्स टू गो थ्रू दिस। या सो द क्वेश्चन सेज, लुक एट दिस क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टली डिफाइंस द माइक्रो एंटरप्राइजेज इन इंडिया। ठीक है, किसकी बात कर रहा है? माइक्रो एंटरप्राइजेज की बात कर रहा है, और कह रहा है कौन डिफाइन करता है माइक्रो इंटरप्राइजेस की। तो देखो, स्मॉल माइक्रो होता है MSM, माइक्रो स्मॉल मीडियम। MSME होता है ना, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। सो हाउ हैव आई रिमेंबर इट? 1, 5, 10, 50, 250। दिस इज हाउ आई रिमेंबर। दीज आर इन CRs। तो ये है इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर की बात कर रहा है। ठीक है, दिस टॉक्स अबाउट इन्वेस्टमेंट, दिस इज इन्वेस्टमेंट एंड दिस इज टर्नओवर। सो माइक्रो में 1 CR का इन्वेस्टमेंट एंड 5 करोड़ का टर्नओवर होना चाहिए। सो लेट अस, ठीक है, दिस इज द लिमिट। एनुअल टर्नओवर नॉट मोर देन 15 करोड़, नहीं, ये गलत है। इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी नॉट मोर देन 1.5 CR, ऐसा कोई फिगर ही नहीं है। एनुअल टर्नओवर ऑफ मोर देन 5 करोड़, नहीं, मैक्सिमम 5 करोड़ कह रहा है ये। अगर ये लेस देन 5 करोड़ कहता तो ये सही हो जाता, लेकिन इसने मोर देन 5 करोड़ कहा है, तो ये हो जाएगा गलत। इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट नॉट मोर देन 1 करोड़, एकदम सही बात है, दिस इज करेक्ट। सो डी विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप आपको समझ में आई है कहानी। एक बार पढ़ लेते हैं। इन्वेस्टमेंट इन प्लान एंड मशीनरी और इक्विपमेंट नॉट मोर देन 1 CR, एंड दिस हैज़ बिन रिवाइज्ड विथ इफेक्ट फ्रॉम। इसका डेफिनेशन रिवाइज किया गया है। क्या रिविजन है देख लो। माइक्रो कह रहा है इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी नॉट मोर देन 1 CR एंड एनुअल टर्नओवर नॉट मोर देन 5 करोड़। सो दिस इज 1 and 5। स्मॉल में सिमिलरली 10 and 50 हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट इन प्लान एंड मशीनरी नॉट मोर देन 10 एंड एनुअल टर्नओवर नॉट मोर देन 50। मीडियम में ये 50 and 250 हो जाएगा। 50 करोड़ का इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और 250 करोड़ का टर्नओवर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सो दिस वॉज एन इम्पॉर्टेंट स्टफ विच आई थॉट टू डिस्कस विथ यू, और मैंने आपको याद भी करवा दिया है। परफेक्टली फाइन, आगे बढ़ते हैं। या कह रहा है द बेस्ट इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, द बेस्ट इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज प्रोवाइडेड बाय growth in national income at current prices, growth in per capita real income from year to year, growth in savings, improvement in balance of payment। तो जब भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात होती है दोस्त, तो मैंने आपको बताया है GDP मेजर करता है कि इकोनॉमी कितना बड़ा हो रहा है, लेकिन उससे भी अच्छा मेजर है जो हम आपसे डिस्कस कर रहे थे, दैट इज़ पर कैपिटा इनकम। आपको याद होगा पिछली कक्षा में मैंने आपको बताया था कि 2047 तक हम थर्ड, या 2027 तक हम थर्ड लार्जेस्ट इकॉनमी बन जाएंगे। मोदी जी का विज़न है कि थर्ड टर्म में वो इंडिया को थर्ड लार्जेस्ट इकॉनमी बनाएंगे, लेकिन वो ओवरऑल इकॉनमी की साइज की बात कर रहे हैं, पर कैपिटा इनकम की बात नहीं कर रहे हैं। पर कैपिटा इनकम में हम अभी बहुत पीछे हैं। सो पर कैपिटा इनकम is a better sense of providing the economic development। वही बात ये कह रहा होगा, इसको आप पढ़ लीजिएगा आगे। Let us go ahead and see the next question। कह रहा है what is the revenue deficit in India। revenue deficit in India क्या imply करता है? The Indian government needs, सबसे पहले तो आपको याद होगा कि मैंने आपको जब बजट पढ़ाया था, इसको कलम को छोटा करने दो और यहाँ हम बताते हैं। ठीक है, जब हम तुमको बजट बताए थे दोस्त, तो बताए थे रेवेन्यू अकाउंट,
कैपिटल अकाउंट, एक्सपेंडिचर रिसीट, कैपिटल रिसीट, कैपिटल एक्सपेंडिचर, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन रेवेन्यू डेफिसिट कहलाता है। ये क्या है? रेवेन्यू अकाउंट क्या है? रोज़मर्रा का सामान का बात कर रहा है, रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो खर्चा हो रहा है। डेफिसिट का क्या मतलब हुआ? ऐसा चीज़ रोज़मर्रा का खर्चा हमारे रोज़मर्रा के आमदनी से ज़्यादा है, मतलब वो ऐसा पैसा है जिससे हम कुछ कैपिटल क्रिएट नहीं कर रहे हैं, उससे हम अपना रोज़ का रिक्शा से ऑफिस जाने का, ऑफिस से घर आने का खर्चा दे रहे हैं, कुछ ज़मीन नहीं खरीद रहे हैं, कुछ सेव नहीं कर रहे हैं, कुछ घर नहीं बना रहे हैं, देयर इज़ नो कैपिटल बीइंग डेवलप्ड। तो डेफिसिट का मतलब तो सीधा सीधा है एक्सपेंडिचर इज़ मोर देन रेवेन्यू। दिस इज़ तो क्लियर विद द टर्म डेफिसिट, इतना हम क्लियर हैं। तो कह रहा है इंडियन गवर्नमेंट नीड्स टू बोरो इन ऑर्डर टू फाइनेंस एक्सपेंसेस विच विल क्रिएट कैपिटल असेट्स। क्या ये वैसे एक्सपेंसेस हैं जो कैपिटल असेट क्रिएट करेंगे? नहीं। द इंडियन गवर्नमेंट नीड टू बोरो इन ऑर्डर टू फाइनेंस इट एक्सपेंसेस विच डू नॉट क्रिएट कैपिटल असेट। एकदम सही बात है। आगे की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। द इंडियन गवर्नमेंट नीड्स टू बोरो फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अगेंस्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। नहीं यार, द इंडियन गवर्नमेंट बोरो फ्रॉम द इंटरनेशनल, एकदम नहीं, बी इज़ द करेक्ट आंसर। और ये चीज़ हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। द पॉइंट टू नोट इज आर्टिकल 112 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन्स एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आर्टिकल 112 अगर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्कस करता है तो आर्टिकल 110 क्या डिस्कस करता है दोस्त? इट टॉक्स अबाउट मनी बिल। अभी डिजिटल प्रोटेक्शन डेटा बिल को मनी बिल की तरह प्रस्तुत नहीं किया गया है, ठीक है? बार बार आप अखबार पढ़ते होंगे, उसको नॉर्मल फाइनेंस बिल की तरह प्रस्तुत किया गया है। आधार को मनी बिल की तरह प्रस्तुत किया गया था। ओके फाइन, लेट अस मूव अहेड। बढ़िया। कह रहा है विच ऑफ द एजेंसी रिलीजेस द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन टू मेजर इंडस्ट्रियल परफॉर्मेंस इन इंडिया। सो दिस इज डन बाय सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑफिस, CSO। सो IIP इज एन इंडेक्स जिसमें आप पाएंगे, ये ठीक है, NSO और CSO मर्ज हो गया है, NSSO और CSO मर्ज हो गया, दैट हैज़ बिकम NSO। तो अगर NSO नहीं था तो CSO वॉज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, नन ऑफ दीज नहीं होगा उसमें। हाँ, ये हम बताना चाह रहे हैं इस सवाल से कि IIP कंटेन्स 8 कोर सेक्टर। 8 कोर सेक्टर का जो वेटेज है दैट इज़ 40.24 to 40.27%। डू रिमेंबर दिस। इसमें से वेटेज के हिसाब से सबसे ज़्यादा है रिफाइनरी प्रोडक्ट और सबसे लास्ट है फर्टिलाइजर्स। ये आपको याद होना चाहिए। 8 कोर सेक्टर तो आप याद करेंगे ही, और फर्स्ट और लास्ट भी याद करेंगे। रिफाइनरी प्रोडक्ट, फर्टिलाइजर, इलेक्ट्रिसिटी आता है, स्टील आता है, कोल है, क्रूड ऑयल है, नेचुरल गैस है, सीमेंट है, ठीक है? एंड ऑब्वियसली बेस ईयर, आजकल सभी का बेस ईयर 2011-12 हो गया। हर चीज़ का बेस ईयर, चाहे आप GDP ले लो, WPI ले लो, CPI ले लो, सबका बेस ईयर, या फिर IIP ले लो, सबका बेस ईयर 2011-12। मैं वही क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा जिससे आपको लगे कि आपने पढ़ा है या फिर जिसमें आपको कुछ नया चीज़ मिल पाए। कह रहा है लोअरिंग द कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो क्या होता था? CRR मैंने बताया था, जो कुछ पैसे बैंक्स को रखने होते थे, ठीक है? कह रहा है उसको लोअर कर दो, CRR को कम कर दो। CRR को कम कर देंगे तो बैंक अब ज़्यादा पैसा लोन के रूप में दे सकता है। सो कह रहा है बैंक विल हैव हायर लेवरेज टू लिक्विडिटी। एकदम सही बात कर रहा है, दिस इज़ ट्रू। द इकॉनमी में सी इंक्रीज्ड इन्वेस्टमेंट, एकदम सही, ज़्यादा पैसा बैंक देगा तो एकदम इन। द सप्लाई ऑफ करेंसी इन द इकॉनमी में ब्रॉडन, एकदम ठीक बात है। द रियल इन्वेस्टमेंट रेट में डिक्लाइन, एकदम ठीक बात, दिस इज ऑल्सो ट्रू। सो देखो क्या कह रहा है, क्या इज द CRR इज द प्रपोर्शन ऑफ टोटल डिपॉजिट विद द बैंक्स आर सपोज टू कीप विद themselves, नो विद RBI। और अपने पास क्या रखते हैं, कौन सा डिपॉजिट रखते हैं अपने पास? SLR, ठीक है? तो ये वाला चीज हमने पढ़ लिया, ये आपको समझ में भी आ गया होगा। लेट अस मूव अहेड। गुड क्वेश्चन। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ डायरेक्ट फाइनेंस। इसका सिर्फ और सिर्फ पर्पस है आपको नाबार्ड के बारे में बताना। द होल पर्पस ऑफ दिस क्वेश्चन, टेकिंग दिस क्वेश्चन, इज टू लेट यू नो अबाउट नाबार्ड।
नाबार्ड क्या होता है? इट इज अ रेगुलेटरी बॉडी। किससे? खेती से रिलेटेड। ओके, NABARD is not a direct source of financing. It provides finance through cooperative and commercial banks and regional rural banks. ठीक है? So it is not a direct source. It provides finances, but it is not a direct source of providing finance. The important thing to note here that NABARD was established on the recommendation of B. Sivaraman Committee. B. Sivaraman Committee के recommendation पे ही NABARD establish हुआ था। ठीक बात है? Which of the following institution is the apex institution at national level for agriculture credit? NABARD. So I hope we are understanding that the apex bank for providing agriculture refinance in India is NABARD. ठीक है, तो NABARD के बारे में इतनी बातें ठीक है। कह रहा who determines the minimum support price in India? Look, there are two bodies. एक तो है CACP, एक है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, CCEA। सो CACP का फुल फॉर्म क्या होता है? द कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। द कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, दे रिकमेंड द मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होना चाहिए, उस पर ये रिकमेंडेशन देते हैं, दे रिकमेंड्स। वेयर एयर एक्चुअल में MSP क्या होगा? इट इज़ इम्प्लीमेंटेड बाय Cabinet Committee on Economic Affairs. So ideally, had I been in your place, तो मैं इसका आंसर E मार के आता, क्योंकि कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस जो हैं ये रिकमेंड करते हैं, डिटरमाइन नहीं करते, दे रिकमेंड्स, वेयर एज इट इज़ इम्प्लीमेंटेड बाय CCEA। देख लो, ये भी शायद ये कहानी बताएंगे। Attached Office of Ministry of Agriculture and Farmers recommends the MSPs. CACP recommends the MSPs but is decided by the cabinet, CCEA. So more precisely the answer should be, ठीक बात है, एकदम सही लिखा है इन्होंने। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया कि दो चीज़ें हमें जब भी मिनिमम सपोर्ट प्राइस या FRP के बारे में हमको जानना होगा, और जो शुगर केन का पैसा है वो उसका जो प्राइस है उसके बारे में जानना होगा, तो वी शुड रिमेंबर टू बॉडीज़, CACP and CCEA. CACP is Commission for Agriculture Cost and Prices and CCEA is Cabinet Committee on Economic Affairs. Who on the following decides the, देखो, look at this question, who on the following decides the minimum support prices on behalf of Government of India? Cabinet Committee on Economic Affairs decide करता है, Cabinet Committee on Economic Affairs कि क्या होना चाहिए ये डिसाइड करता है। ठीक है, ये चूँकि इन्होंने ये आंसर दे रखा है तो इसलिए इन्होंने भी ये आंसर माना है। They recommend and it is decided by, it is implemented by this. You should have clarity this much. ठीक है, अब क्वेश्चन के शब्दों पे आपको जाना पड़ेगा, लेकिन आपको ये समझना होगा one recommends and one implements it. Let us go to the next question. हाँ, कह रहा है वन ऑफ द प्रॉब्लम इन कैलकुलेटिंग द नेशनल इनकम इन इंडिया। नेशनल इनकम यानी GDP हम कैलकुलेट क्यों नहीं कर पाते हैं अच्छे से, क्या दिक्कत है? तो GDP कैलकुलेशन हमने आपको पढ़ाया था। GDP कैलकुलेशन क्या होता है? इट इज़ जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उसकी वैल्यू इन अ फाइनेंशियल ईयर। लेकिन ये तो हम तब पता कर पाएंगे ना जब सेक्टर ऑर्गेनाइज्ड हो, चूँकि इतना अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है तो सरकार को डेटा ही नहीं मिल पाता है ड्यू टू हैवी अमाउंट ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। सो डेटा कलेक्शन बिकम्स डिफिकल्ट। ठीक है, सो द आंसर विल बी अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। Non-organized sector is outside the taxation system of the country, therefore it does not get data. National income is the total amount of money earned by national people and businesses. ठीक बात। Now let us go to the next question.
कह रहा था बेस ईयर फॉर ऑल इंडिया होलसेल प्राइस इंडेक्स हैज़ बीन चेंज, 2004-5 से 11-12 हो गया है। इसमें कुछ भी नहीं बताना, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइज़र करता है, ये सब आपको पता है, सब आपको हमने बता रखा है। गर्मी लग रहा है, इसी चलाने दो भाई। ठीक है, ऊपर कोई सवाल है क्या? ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस वर्ल्ड बैंक करता है, अब ख़त्म हो गया है, अब देर इज़ नो कॉन्सेप्ट ऑफ ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर इज़ नॉट लाइकली टू aid in improving India's balance of payment position. So there is a thing called balance of payment. होता क्या है balance of payment? क्या एक बही खाता है, एक रजिस्टर है जिसमें आप एंट्री करते हो किसका, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का, एक तरह से समझो कितना पैसा आया और कितना पैसा गया। दैट मे बी इन द टर्म्स ऑफ गुड्स, दैट मे बी इन द टर्म्स ऑफ सर्विसेज। इसको वो भी कहते हैं यार, विजिबल इनविजिबल भी कहते हैं, ठीक बात है। तो अब तुम देखो, कह रहा है बैलेंस ऑफ पेमेंट पोजीशन को इम्प्रूव करना है। तो लॉजिक समझो, अगर मान लो मैं क्या करूं, मैं इंपोर्ट कोई इंसान कर रहा है, इंपोर्ट बाहर से सामान मंगा रहा है, तो इसको मुझे पैसा देना होगा। अगर कोई बाहर से सामान मंगा रहा है तो आई हैव टू पे इट। तो सरकार अगर कहती है कि इंपोर्ट कम करो, तुम एक्सपोर्ट ज़्यादा करो, अगर हम एक्सपोर्ट करेंगे तो बाहर से हमको पैसा मिलेगा, हमको डॉलर्स में पैसा मिलेगा। तो सरकार अगर एक्सपोर्ट को प्रमोट करेगी तो मेरा बैलेंस ऑफ पेमेंट अच्छा होगा। अगर सरकार इंपोर्ट को, वैसे कोई सरकार इंपोर्ट को प्रमोट नहीं करती, अगर इंपोर्ट को प्रमोट करेगी तो मेरा ख़राब होगा। तो कह रहा है प्रमोशन ऑफ इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन पॉलिसी, एकदम सही बात है। कह रहा है इंपोर्ट को सब्सटीट्यूट करो, इंपोर्ट कम करो, इसका मतलब हुआ इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन पॉलिसी को प्रमोट करना है, एकदम सही है। दिस इज़ लाइकली टू एड, ये कह रहा है विच इज़ नॉट लाइकली टू एड। डीवैल्यूएशन ऑफ रुपी, रुक जाते हैं। इम्पोजेशन ऑफ हायर टैरिफ ऑन इम्पोर्ट, इम्पोर्ट जो कर रहे हैं उस पर सरकार ने टैरिफ लगा दिया, एकदम अच्छा किया सरकार ने। अगर उस पर ज़्यादा टैरिफ लगा दिया है, ज़्यादा टैक्स लगी सरकार, तो हम इम्पोर्ट नहीं करेंगे। कह रही है लिविंग ऑफ हायर ड्यूटी ऑन एक्सपोर्ट। अगर मैं कुछ एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, मैंने कलम बनाया, कलम मैं विदेश बेच रहा हूँ, सरकार उस पर टैक्स लगा दे, मतलब मुझे बेचने से सरकार मना कर रही है, ये तो ख़राब करेगा दोस्त मेरे बैलेंस ऑफ पेमेंट के कंडीशन को, ठीक है। डीवैल्यूएशन ऑफ रुपी किसी और क्लास में हम बताएंगे, ये लंबा चीज चल जाएगा, एक्सचेंज रेट पे हमको जाना पड़ेगा, तो आई विल नॉट टेक यू देयर। आई हैव जस्ट मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट हम तुमको बताना था, थोड़ा बहुत कहानी समझा देनी थी बस, इसीलिए यहाँ पढ़ लेना। अगर समझ में आए तो ठीक है, नहीं आए तो बताना, हम कोशिश करेंगे आपको बता दें। व्हाट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट? ऑल इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ट्रांजेक्शन ऑफ कंट्री डूइंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम नॉर्मली इन अ ईयर इज बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट हमने एक नया चीज़ आज जाना जो हमने पिछले कक्षाओं में नहीं पढ़ रखा था। वी हैव टॉक्ड अबाउट बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑल्सो। लेट अस गो अहेड एंड सी अनदर क्वेश्चन। कह रहा है कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रुपी एम्प्लाइज, कोई भी करेंसी कितना कन्वर्टेबल है ये डिटरमाइन कैसे करेगा? ये करता है कि कितना इजीली वो पैसा कन्वर्ट हो जाता है दूसरे रुपए में, या कितना इजी उसका फ्लो है। जैसे अगर मैं कहूँ US डॉलर इज़ वेरी कन्वर्टेबल, उसका कन्वर्टेबिलिटी ज़्यादा अच्छा है इन कंपैरिजन टू रुपी, तो इसका मतलब वो फ्रीली परमिटेबल है कन्वर्जन के लिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखो, बीइंग एबल टू कन्वर्ट रुपी इनटू गोल्ड, नो। फ्रीली परमिटिंग द कन्वर्जन ऑफ रुपी टू अदर मेजर करेंसीज एंड वाइस वर्सा, एकदम सही बात है। allowing the value of rupee to be fixed, no dear. Developing an international market for currencies, India, no. ठीक है। convertibility is the ease with which a country's currency can be converted into gold or any other global currencies, global exchange में कुछ भी कर लो। ओके, कह रहा व्हाट इज बैंक रेट? बैंक रेट क्या होता है? अभी हमने आपको बताया, बैंक रेट ऐसा रेट है जो से RBI जो है चार्ज करती है कमर्शियल बैंक से, इंटरेस्ट लेती है, इनको पैसा देगी और इनसे इंटरेस्ट लेगी। इंटरेस्ट रेट चार्ज बाय मनी लेंडर नहीं, इंटरेस्ट रेट चार्ज बाय शेड्यूल बैंक्स नो, रेट ऑफ प्रॉफिट ऑफ बैंकिंग इंस्टीट्यूशन नो, ऑफिशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज बाय सेंट्रल बैंक, यस, सेंट्रल बैंक का ऑफिशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो RBI चार्ज करती है।
पढ़ लेना। सिमिलरली मैंने आपको रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट बताया था, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बताया था। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी डिटरमाइंस द पॉलिसी रेपो रेट रिक्वायर्ड टू अचीव द इन्फ्लेशन टारगेट इज रिक्वायर्ड टू मीट एटलीस्ट 4 टाइम्स, ठीक है, नॉट मैंडेटरली मैक्सिमम 4 टाइम, इट इज़ रिक्वायर्ड टू मीन कम से कम 4 बार मिलना है इसको, कम से कम। नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर है 23-24, इस फाइनेंशियल ईयर में दे आर प्लानिंग टू मीट 6 टाइम्स, ठीक है। 6 टाइम मतलब 2 मंथ्स में, 2 महीने में मिलना है उनको। एमपीसी किसके तहत बना हुआ है? आरबीआई एक्ट के तहत। कह रहा है इंक्रीज इन बैंक रेट, अगर बैंक रेट सर आरबीआई ने बढ़ा दिया, आरबीआई हैज़ इंक्रीज द बैंक रेट, ठीक है, मतलब आरबीआई कमर्शियल बैंक को अब लोन देगी तो उससे ज़्यादा पैसा लेगी, मतलब ये बंदा अब लोन लेना नहीं चाहेगा, ये लोन लेना नहीं चाहेगा, नहीं चाहेगा लोन लेना। तो इससे इसका क्या मतलब है? इंडिकेट्स दैट मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज लाइकली टू फॉल। जब ये बंदा लोने नहीं लेना चाहेगा तो इसके पास कम पैसा रहेगा, जब कम पैसा रहेगा तो लोगों को लोन तो कॉस्टली देगा ना, आसानी से थोड़ी देगा। सेंट्रल बैंक इज नो लॉन्गर मेकिंग लोन्स टू कमर्शियल बैंक, नो दे आर मेकिंग लोन्स टू कमर्शियल बैंक। सेंट्रल बैंक इज फॉलोइंग एन ईजी मनी पॉलिसी। ईजी मनी पॉलिसी तो तब होता ना जब धड़ल्ले से आरबीआई सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक्स को पैसा देते रहता है, अभी तो धड़ल्ले से नहीं दे रहा है ना, तो ये टाइट मनी पॉलिसी होगा, ठीक है। टाइट मनी पॉलिसी बोल दो या कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी बोल दो, एक ही बात, ठीक है। अच्छा, ये भी ले लिया है क्या? कह रहा था बैंक रेट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट आरबीआई चार्जेस ऑन क्लाइंट्स इन ऑन देयर शॉर्ट टर्म बोरिंग, एकदम सही बात कह रहा है ये। रेपो रेट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट आरबीआई चार्जेस इट्स क्लाइंट ऑन देयर लॉन्ग रेट्स। अरे रेपो रेट इज द रेट विच चार्जेस ऑन शॉर्ट टर्म, नॉट लॉन्ग टर्म, सॉरी उल्टा कह दिया, दिस इज शॉर्ट टर्म, ओवरनाइट, ठीक है। बैंक रेट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट आरबीआई चार्जेस ऑन इट्स क्लाइंट फॉर शॉर्ट टर्म बोरिंग, नहीं गलत हो गया ये, दिस इज फॉल्स, दिस इज फॉर श्योर फॉल्स, so 2 is wrong. I'll have to look at 1. Bank rate is the rate of interest that RBI charges its client on their short term borrowing. RBI charges its client, RBI bank rate किसको देता है दोस्त? RBI gives bank rate to commercial banks only, right? And this is on short term as far as I remember, yaar. So this has to be correct. बैंक रेट इज द रेट चार्ज बाय सेंट्रल बैंक फॉर लेंडिंग फंड्स टू कमर्शियल बैंक, बैंक रेट इन्फ्लुएंसेस, ठीक है ठीक है। द रेपो रेट इज द रेट एट विच सेंट्रल बैंक ऑफ कंट्री लेंड टू कमर्शियल बैंक इन इवेंट ऑफ एनी शॉर्टफॉल इन मंथ, रेपो रेट सिस्टम दैट लोन इज अवेलेबल। आई थिंक 1 is true. I'll have to check it. I'll check it यार, I'll check question number 74 and then tell you the answer, ठीक है। अभी इसका आंसर कुछ नहीं बताया, बट ठीक है, जो क्लास में बताया वो सही बताया मैंने यार, ठीक है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वांटिटेटिव टूल्स। अब देखो क्वांटिटेटिव टूल्स कौन सा नहीं है, 2 तरह के हमने टूल्स बताए थे जब हम आपको आरबीआई पढ़ा रहे थे, तो क्वालिटेटिव टूल्स एंड क्वांटिटेटिव टूल्स। क्वांटिटेटिव टूल्स में मैंने आपको बताया था रेपो रेट, बैंक रेट, सीआरआर, एसएलआर, इस तरह की चीज़ें बताई थी। जो जब क्वालिटेटिव टूल बता रहे थे तो मोरल सुएशन, मार्जिनल रिक्वायरमेंट, ये सारी चीज़ें बताई थी। तो ऑड वन आउट कर लो, वही आंसर हो जाएगा इसका। ओपन मार्केट ऑपरेशंस भी यही इसी में होगा यार, है ना। मार्जिनल रिक्वायरमेंट, ठीक है। लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच मिनिस्ट्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैलकुलेटिंग द जीडीपी ऑफ कंट्री? जीडीपी ऑफ कंट्री मिनिस्ट्री पूछ रहा है यार, मिनिस्ट्री पूछेगा तो किसके अंदर आता है? मॉस्पी, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस एंड प्लानिंग, मिनिस्ट्री ऑफ स्टडी मॉस्पी के अंदर आता है। Okay, fine. Let us go ahead. कहता है इनइक्वालिटी ऑफ इनकम इज मेजर्ड बाय, एंजल रेशियो पढ़ा रखा है मैंने आपको, एंजल रेशियो इनइक्वालिटी मेजर नहीं करता है, गिनी लॉरेंज कर्व मेजर करता है। ध्यान होगा आपको, ऐसे बनाया था मैंने 45 डिग्रीज लाइन, दिस लाइन
और उसके बाद गिनी कोफिशिएंट मैंने बताया था विच रेंजेस फ्रॉम 0 to 1, ठीक है। तो सेम बात यहाँ बताया गया होगा। 1 implies complete inequality, 0 equates complete equality. If the value of g is greater than or equal to 0.5, it is considered as an alarming condition. ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट मिल गया हमको, 0.25 से ऊपर अलार्मिंग कंडीशन होता है। कहता है ड्यू टू ऑयल क्राइसिस मोस्ट ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज कह रहा है फेस द प्रॉब्लम ऑफ, ऑप्शन देख लें, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, स्टैगफ्लेशन। मेन पर्पस मेरा इससे तुमको ये बताना था कि सबका मतलब क्या होता है, फिर हम देख लेंगे। इन्फ्लेशन आप समझ रहे हो, पैसा का दाम बढ़ गया, मतलब लोगों के पास पैसा बढ़ गया। डिफ्लेशन मतलब लोगों के पास पैसे कम है। स्टैगफ्लेशन मतलब इकोनॉमी स्टैगनेंट है, हाउएवर इन्फ्लेशन बढ़ गया। इकोनॉमी स्टैगनेंट एंड इन्फ्लेशन बढ़ गया। तो सी विल बी द आंसर इन दिस केस। ओके, हाउ मेनी टाइम डज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिव्यू द मॉनेटरी पॉलिसी इन अ फाइनेंशियल ईयर? कह रहा बाई मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली। तो आपको अभी मैंने बताया अगले साल 6 बार मिलने की ये कोशिश कर रहे हैं। इट यूजुअली मीट्स once in 2 months and mandated to meet at least 4 times a year, ठीक है। The Reserve Bank of India is using which of the following inflation index as an anchor to inflation targeting? आपको बताया था CPI कॉमन कंबाइंड, CPI यूज़ करता है, WPI नहीं करता, याद रखिएगा आप लोग। 3 तरह का मैंने आपको इन्फ्लेशन इंडेक्स बताया था, GDP डिफ्लेटर, CPI, WPI। इन दोनों का बेस ईयर 11-12। CPI में फिर मैंने आपको बताया था एक कंबाइंड होता है, एग्रीकल्चरल लेबर होता है, रूरल होता है, अर्बन होता है ना, इंडस्ट्रियल वर्कर होता है, इस तरह का होता है। कह रहा है द विजिट ऑफ फॉरेनर्स इन इंडिया टू सी द वेरियस प्लेसेस और इवेंट्स इन द कंट्री अमाउंट्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी? जैसे कोई विदेशी आया हमारे यहाँ और गया ताजमहल देखने या लाल किला देखने गया, तो कोई भी विदेशी आएगा हमारे यहाँ तो सबसे पहले इंडिया के लिए उसको रुपी चाहिए होगा, तो वो डॉलर से एक्सचेंज करवाएगा। तो इंडिया में क्या आया? डॉलर आया। जब तुम कोई सामान बेचते हो, एक्सपोर्ट करते हो, तो क्या होता है? डॉलर आता है। तो दिस इज सिमिलर टू डूइंग एक्सपोर्ट। कह रहा है फिस्कल डेफिसिट ऑफ द गवर्नमेंट इन इंडिया इज इक्वल टू विच ऑफ द फॉलोइंग? एकदम फिस्कल डेफिसिट हमको बताया है। डेफिसिट मतलब एक्सपेंडिचर ज़्यादा, इनकम कम, रिसीट कम। तो इसमें मैंने बताया था सारे एक्सपेंडिचर जोड़ दो और वैसे रिसीट नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट। तो फिस्कल डेफिसिट ऐसा होगा, फिस्कल डेफिसिट वो चीज़ होगा जो आपको डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट के बराबर होगा, उसको फिस्कल डेफिसिट कहेंगे। आई होप आपको ये चीज़ें याद हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था यहाँ एक्सपेंडिचर हो जाएगा। डेफिसिट है तो यहाँ पे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर, उससे माइनस कर दो रेवेन्यू रिसीट प्लस कैपिटल रिसीट माइनस नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ रखी हैं, देयर इज़ नथिंग न्यू इन दिस। कह रहा है लुक कह रहा है इफ़ द इम्प्लिसिट प्राइस ऑफ जीडीपी इन 2015-16 इज अज्यूम टू बी बेस ईयर, मतलब 2015-16 को हम बेस ईयर मान रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर हैज़ जीडीपी डिफ्लेटर एज 100? जीडीपी डिफ्लेटर का क्या मतलब हुआ? जीडीपी डिफ्लेटर का मतलब हुआ नॉमिनल जीडीपी बाय रियल जीडीपी। ठीक है, नॉमिनल जीडीपी का क्या मतलब हुआ? नॉमिनल जीडीपी मतलब जीडीपी जो एक्चुअली में इन्फ्लेशन का कंपोनेंट भी उसमें आ गया है। अब ये हो गया यानी जीडीपी एट बेस ईयर, और ये हो गया जीडीपी एट करंट ईयर। कह रहा है जीडीपी डिफ्लेटर 100 होना चाहिए, मतलब ये दोनों सेम होना चाहिए। ये दोनों सेम कब होगा? जब 2015-16 का ही मैं कंप्यूट करूँगा।
किसी और ईयर का करूँगा तो वो तो डिफरेंट हो जाएगा। तो 15-16 तो इसमें कोई ऑप्शन में ही नहीं है। ये प्रोजेक्ट मैनेजर का सवाल है, बढ़िया सवाल है। ठीक है, वही कहानी है, कह रहा होगा जो मैं इतना जल्दी कह गया। पढ़ लीजिएगा आप, कुछ नया वैसे उसमें मिलेगा नहीं आपको। और क्वेश्चन मैंने कर रखे हैं क्या, लेट मी सी। अच्छा कोई बात नहीं, लेट मी गो टू। हाँ किया है दोस्त, किया कर रखा है 2 सवाल। कह रहा है द नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री फॉर अ गिवन पीरियड इज इक्वल टू टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द नेशनल, सम ऑफ टोटल कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट, सम ऑफ पर्सनल इनकम ऑफ ऑल इंडिविजुअल, money or value of final goods and services. So this is the total value of goods and services. तो कभी कभी आसान सवाल भी पूछ देते हैं लोग। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब हुआ कि जैसे मान लो मेरा ऑफिस है, सरकारी ऑफिस है, कोई सरकारी ऑफिस में अगर 10 लोग रहे तो भी काम का आउटपुट उतना ही निकले, और 20 लोग रहे तो भी काम का आउटपुट उतना ही निकले। मतलब एक्स्ट्रा नंबर ऑफ पीपल जिसको अगर तुम हटा भी दो तो भी आउटपुट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसको कहते हैं डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब उनको पैसे तो मिल रहे हैं, वो कमा भी रहे हैं, बट उनके हटने से भी कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ना आउटपुट में। सो लार्ज नंबर ऑफ पीपल रिमेन अनएम्प्लॉयड, नो ऑल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट इज़ नॉट अवेलेबल, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इज़ 0। ठीक है, मीन्स दैट मोर पीपल आर एंगेज्ड इन अ जॉब विच कैन बी डन विथ फ्यूअर पीपल। पूछा ओपन मार्केट ऑपरेशन के बारे में पूछ रहा है, तो ये सब आपको पता ही होगा, परचेज एंड सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है, ये मैंने बता रखा है आपको OMO क्या होता है। कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रूपी पूछ रहा है, बीइंग एबल टू कन्वर्ट रूपी इनटू नोट, ये तो सेम सवाल आ गया। अलाउइंग द वैल्यू ऑफ रूपी टू बी फिक्स्ड, नो। फ्रीली परमिटिंग द कन्वर्जन ऑफ रूपी टू अदर करेंसीज एंड वाइस वर्साज। एकदम ये सब अब आप जब इसको पढ़ेंगे ना तो यू विल फील वेरी गुड, कि बहुत ही आपको अच्छा लगेगा कि हाँ आपने कुछ पढ़ा है। एक आध अब वो करते हैं टेस्ट वाला, टेस्ट योर नॉलेज वाला, टेस्ट योर नॉलेज करते हैं, एक आध अच्छा सवाल लेते हैं, रुको ना। कह रहा है लुक, when the market value of goods and services at constant price is greater than that of current price, तो मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एट कांस्टेंट प्राइस मतलब रियल जीडीपी इज ग्रेटर देन दैट ऑफ करंट प्राइस मतलब नॉमिनल जीडीपी, सब बताया गया है। तो रियल जीडीपी इज ग्रेटर देन नॉमिनल जीडीपी, लो ठीक है। ये तो हमने कर चुके हैं, हम लोग कर चुके हैं, कोई बात नहीं। कह रहा है बैलेंस ऑफ पेमेंट, अगर एक आध भी हम समझ जाएं अभी तो हमारे लिए अच्छा रहेगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट को इम्प्रूव करना है, बैलेंस ऑफ पेमेंट को इम्प्रूव करना है, मतलब पैसा लाना है और कम पैसा को बाहर विदेश भेजना है। कह रहा है प्रमोशन ऑफ इम्पोर्ट सब्सटीट्यूट पॉलिसी, इम्पोर्ट कोई कर रहा है, कह रहा है इम्पोर्ट मत कर, उसके लिए कोई सब्सटीट्यूट मैं तुझे दे रहा हूँ, एकदम ज़रूरी है। इम्पोजिशन ऑफ हायर टैरिफ ऑन इम्पोर्ट, कोई इम्पोर्ट कर रहा है उस पर सरकार टैक्स लगा दे रही है, तो अब वो इम्पोर्ट करने से बचेगा। कोई चीज़ इम्पोर्ट कर रहा है मतलब बाहर से सामान मंगा रहा है, पैसा भेज रहा है, तो एकदम ये भी करेगा। डीवैल्यूएशन ऑफ रूपी, आप उसको पढ़िएगा तो आपको समझ आएगा। ए और सी तो होगा ही, तो मोर देन होगा, बी भी है आंसर, कोई बात नहीं। SLR वाला बैंक वाला बहुत कहानी बता दी है, उसको छोड़ देते हैं। और एक द एपेक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कुछ करना है इसमें, ठीक है चलो बढ़िया हो गया, काफ़ी कुछ बता दिया यार, और कुछ सवाल मिलेगा तो देखते हैं, तो ख़त्म ही हो गया। ठीक है, तो दिस वाज ऑल जो मुझे लगा कि इसमें मुझे आपसे डिस्कस करना चाहिए था। हमको लगता है कि ठीक ठाक चीज़ें हमने पढ़ रखी हैं, फिर भी इस बुक को आप अच्छे से पढ़िएगा। जो करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन है उसको भी देखिएगा, और जो क्वेश्चंस मैं डिस्कस नहीं कर पाया हूँ उसको भी देख लीजिएगा। मेरा मोटा एम था
कुछ नई चीज़ें आपको मिलें और कुछ चीज़ें आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो, आपको लगे कि हाँ यू हैव रेड समथिंग। ठीक है, तो और हमने सिर्फ बीपीएससी के ही सवाल नहीं किए यार, हमने तो जो बाकी और भी एग्ज़ाम में सवाल आए, यूपीएससी के भी कुछ हैं, एओ के भी हैं, सीडीपीओ के भी हैं, वो सारे क्वेश्चंस कर रखे हैं। ठीक है, बाय फॉर द डे, टेक केयर, स्टडी वेल, मिलते हैं कभी और किसी और वीडियो में कोई और सब्जेक्ट पढ़ते हुए। बाय।